जय हिंद दोस्तों। मिशन जेआरएफ में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि सब लोग सकुशल मंगल होंगे, अपने स्वास्थ्य का ख्याल रख रहे होंगे और अपने माता पिता का सेवा कर रहे होंगे। चलिए, आज हम लोग चलते हैं बकरी नाटक को पढ़ेंगे। बकरी नाटक पढ़ने से पहले उनके जो लेखक हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, उनसे जुड़ी सभी बातों को जान लेंगे, क्योंकि परीक्षा दृष्टिकोण से ये सभी बातें काफ़ी महत्वपूर्ण होती है। क्योंकि अभी जो प्रश्न पूछने का जो तरीका है वो कहीं से भी कुछ भी पूछ देता है, इसलिए हम लोग हर तरीके से उसको तैयारी को मजबूत करेंगे ताकि हम जल्दी से जेआरएफ की सफलता को प्राप्त कर सकें। समय को ध्यान में रखते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का जन्म 15 सितंबर 1927 को हुआ था। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का जन्म कब हुआ था? 15 सितंबर 1927 को हुआ था। ये सितंबर का महीना ज़रूर याद रखिएगा, क्योंकि अक्सर इनका हर एक घटनाएं, जीवन की सबसे महत्वपूर्ण घटनाएं सभी सितंबर में ही हुई है। इनका जन्म पिकोरा ग्राम, जिला बस्ती, जो उत्तर प्रदेश में पड़ता है, यही बस्ती जहां गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था, उत्तर प्रदेश में हुआ था। सक्सेना जी का पिता का नाम विशेश्वर दयाल सक्सेना था। इनके पिताजी का नाम क्या था? विशेश्वर दयाल सक्सेना। और माता का नाम था सौभाग्यवती देवी। इनके माता का नाम क्या था? सौभाग्यवती देवी। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना 3 भाई बहन थे। छोटा भाई का नाम सिद्धेश्वर और बहन का नाम सुशीला था। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की माता सरकारी स्कूल की एक अध्यापका थी। कहा जाता है कि इनके जो पिता थे विशेश्वर दयाल सक्सेना, वो सरकारी नौकरी के खिलाफ थे और इसी की वजह से वो अपनी पत्नी सौभाग्यवती देवी से बड़ा ही रुष्ट रहती थी हमेशा, क्योंकि वो एक सरकारी अध्यापिका थी। किंतु पिता की जिद थी कि वे स्वयं कभी सरकारी नौकरी नहीं करेंगे। इस कारण उनके पिता पहले पुस्तकालय की दुकान खोले और बाद में फिर फोटोग्राफी की दुकान में काम करने लगे। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की प्रारंभिक शिक्षा बस्ती में हुई। इनके प्रारंभिक शिक्षा कहाँ हुई? इनके ही गांव बस्ती में हुई। यहीं के एंग्लो संस्कृत हाई से इन्होंने 1941 ईस्वी में हाई स्कूल की परीक्षा उत्तीर्ण की। यानी हायर एजुकेशन की शिक्षा इन्होंने कहाँ ली? अपने ही गांव के एंग्लो संस्कृत हाई स्कूल में, जहां यह उत्तीर्ण हुए। सन 1943 की बात है। बनारस में क्वींस कॉलेज से इंटरमीडिएट की परीक्षा की। इस क्वींस कॉलेज का नाम आप जरूर रखेंगे याद, क्योंकि यह जो क्वींस कॉलेज है, यहाँ कई कवियों का संबंध रहा। जैसे जयशंकर प्रसाद का भी आप संबंध देखेंगे क्वींस कॉलेज से रहा, या तो फिर ऐसे बहुत सारे, भारतेंदु हरिश्चंद्र का भी संबंध क्वींस कॉलेज से रहा। और आप ज्यादातर देखेंगे हिंदी साहित्य के जो महत्वपूर्ण लेखक हुए, सबका लगभग संभव क्वींस कॉलेज बनारस से संबंध रहा। बात आई 1944-45 की। इनकी आर्थिक कठिनाइयां और बहन की शादी के पैसे इकट्ठे करने के उद्देश्य से पढ़ाई छोड़कर बस्ती के एक स्कूल में 60 रुपए प्रति माह की नौकरी शुरू कर दी। इन्होंने जो सबसे पहली नौकरी की थी, उनकी तनख्वाह कितनी थी? 60 रुपए प्रति माह थी। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना इलाहाबाद विश्वविद्यालय से इन्होंने बीए किया। 1949 की बात जब आई तो इन्होंने एमए में परीक्षा उत्तीर्ण किया, यानी एमए इन्होंने कर लिया। सक्सेना जी के शिक्षकों में डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा, यह एक और हम आप लोग कमेंट करके बताएंगे, हिंदी के महत्वपूर्ण कवि जिनका नाटक भी हम लोग को पढ़े हैं पिछले दिन, उनके कवि, उनके गुरु भी धीरेन्द्र वर्मा थे। वह कौन थे? उनका नाम आप लोग कमेंट करके बताएंगे। राम कुमार वर्मा, रामा शंकर शुक्ल रसाल थे। सहपाठी में विजय देव नारायण शाही थे, जिन्होंने विजय देव नारायण शाही, आपको पता होगा पद्मावती जिसको ट्रेजेडी कहा गया था, पद्मावती को ट्रेजेडी कहने वाले कौन थे? तो विजय देव नारायण शाही, यानी कि एक अच्छे आलोचक हैं। अब देख लिए, एक बात यहाँ खुल के और आया कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय से किनका इनका संबंध है? तो धीरेन्द्र वर्मा का है, राम कुमार वर्मा का है, रामा शुक्ल रसाल का है। इन तीनों का संबंध का है? इलाहाबाद विश्वविद्यालय से है। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी इलाहाबाद विश्वविद्यालय में ही सन 1955 तक डिस्पैचर के पद पर कार्यरत रहे।
सन 1960 जब बात आई, सन 1960 तक सर्वेश्वर दयाल सक्सेना ऑल इंडिया रेडियो के हिंदी समाचार विभाग में सहायक संपादन के पद पर नियुक्त रहे तथा सन 1960 के बाद लखनऊ रेडियो स्टेशन में आ गए। इन्होंने इसका जीवन का जो संघर्ष था, सबसे पहले ये बस्ती के ही किसी स्कूल में पढ़ाने लगे। फिर जब इन्होंने बीए और एमए की पढ़ाई कर ली, तब इन्होंने क्या किया, रेडियो, ऑल इंडिया रेडियो में काम करना प्रारंभ कर दिया। और जब सबसे पहले ऑल इंडिया रेडियो इन्होंने शुरू किया, फिर बाद में 1960 में ही यह लखनऊ भी चले आए। सन 1964 की बात आई। अज्ञे द्वारा दिनमान एक पत्रिका निकलती थी, अज्ञे के द्वारा दिनमान कब निकलती? सन 1964 में निकलती थी। उनके आग्रह पर, किनके? अतः उनके आग्रह पर, अर्थात हीरानंद वात्सन अज्ञे के आग्रह पर इन्होंने सक्सेना जी दिनमान में पहले सहायक संपादक, जिसको असिस्टेंट एडिटर कहते हैं, वह पहले बहुत सहायक संपादन के रूप में हुए, बाद में उप प्रमुख संपादक के रूप में काम करने लगे। सक्सेना जी का दिनमान पत्र में चर्चे और चरखे नाम से चुटीली शैली का गद्य बहुत ही लोकप्रिय हुआ था। नवंबर 1982, बात आती है कब का? नवंबर 1982 में सक्सेना जी बाल पत्रिका प्राग के संपादक हुए और मृत्युपरंत यहीं रहे, यानी कि मरने तक इन्होंने अंततः लास्ट में क्या किया, प्राग एक बाल पत्रिका थी उसमें काम करने लगे और अंततः वहीं तक उसके काम करते करते अपने अंतिम सांस लिए। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की मृत्यु सितंबर, देखिए एक चीज याद रखिएगा, सितंबर, फिर यहाँ सितंबर आया। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की मृत्यु 23 सितंबर 1983 को रात्रि में दिल का दौरा पड़ने से हो गई। यानी दिल का दौरा पड़ने से किनका? सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की मृत्यु हो गई। कब हुई? 23 सितंबर 1983 ईस्वी को। सक्सेना जी के जीवन में सितंबर महीना का विशेष महत्व रहा है, यानी कि सक्सेना जी के जीवन में सितंबर महीने का एक विशेष महत्व रहा है। क्या रहा? उनका जन्म सितंबर महीने में हुआ। सितंबर में ही दिनमान में पत्रिका जो थे, वो आगे के जो थे उनमें प्रवेश किए। सितंबर में ही दिनमान को छोड़ करके सितंबर में ही प्राग के संपादक हुए। अतः सितंबर महीने में ही उन्होंने अंतिम सांस की विदाई ली। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना ने अनेक कहानियों का भारतीय तथा अन्य यूरोपीय भाषाओं में अनुवाद किया। उनका सोवियत कथा संग्रह, एक उनका क्या है? सोवियत कथा संग्रह, कब का? 1978। 7 महत्वपूर्ण कहानियां का रूसी अनुवाद है। 7 कहानियां का रूसी अनुवाद है। लगभग सभी भारतीय भाषाओं में अनुवाद इनका बकरी एक महत्वपूर्ण नाटक है। नाटकों में इनका सबसे महत्वपूर्ण रचना कौन है? बकरी है। और फिर एक है मेघ आए बंठन की इनकी प्रसिद्ध कविता है। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की हम कुछ महत्वपूर्ण रचनाओं को देखेंगे, क्योंकि इनका नाटक हमारे पाठ्यक्रम में लगा हुआ है, इसलिए अपने आप में एक महत्वपूर्ण हो जाता है। इनके सभी रचनाओं को हम लोग ध्यान से देखेंगे, क्योंकि वहां से ज्यादातर प्रश्न पूछने की संभावना सदैव बनी रहती है। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की रचनाएं। काव्य संग्रह, इनका जो पहला काव्य संग्रह है सर्वेश्वर दयाल ग्रंथावली खंड 1 में संग्रहित है। खंड 1 में कौन कौन सी रचनाएं संग्रहित है? तो तीसरा सप्तक की प्रकाशित कविताएं, तीसरा सप्तक में प्रकाशित कविताएं 1959। काठ की घंटियां, कई बार पूछा गया काठ की घंटियां, इसमें 1949 से 57 तक की कहानियों का संग्रह है और यह जो प्रकाशित हुआ कहानी संग्रह 1959 में हुआ है। बांस का फूल 1958 से 63 के बीच में यह इनकी रचनाएं हुई है और 1963 में यह कहानी संग्रह प्रकाशित हुआ। एक सूनी नाव 1963 से 1966, इनका प्रकाशन 1966 में हुआ। गर्म हवाएं, उन गर्म हवाएं भी कई बार पूछा गया, 1966 से 69 तक, 69 में यह प्रकाशित हुआ। फिर खंड 2 देखेंगे, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना ग्रंथावली खंड 2।
कुआं नदी 1959 से 73, 1973 में प्रकाशित हुआ। जंगल का दर्द 1973 से 75, 1976 में प्रकाशित हुआ। खूंटियों में टंगे लोग कई बार पूछा गया, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 1976 से 81 की घटना इसमें 1982 में प्रकाशित हुआ। कोई मेरे साथ चले 1981 से 83, 1985 में प्रकाशित हुआ। अब इनके कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। नाटक को हम लोग पढ़ेंगे क्योंकि नाटक थोड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि इसका स्वयं एक बकरी नाटक हमारे पाठ्यक्रम में लगा हुआ है। बकरी नाटक 1974, बकरी नाटक कब का है? 1974। लड़ाई 1979, अब गरीबी हटाओ 1981, मोस्ट इंपॉर्टेंट, गरीबी हटाओ पूछा गया। हवाला बहुचर्चित, हिसाब किताब। इन्होंने कुछ महत्वपूर्ण उपन्यास भी लिखे, हम अब उपन्यासों को देखेंगे। जैसे पागल कुत्तों का मसीहा 1977, पागल कुत्तों का मसीहा पूछा गया। सोया हुआ जल 1977, उड़े हुए रंग बाद में सुना चोखटे के नाम से 1974 में प्रकाशित हुआ। कच्ची सड़क 1978, अंधेरे पे अंधेरा 1980। अब इन्होंने कुछ यात्रा संस्करण भी रचनाएं की, यात्रा संस्करण की भी रचना की। यात्रा संस्करण में देखेंगे कि कौन कौन सी यात्रा इनकी महत्वपूर्ण है। जैसे बतूता का जूता 1971, महंगू की टाई 1974, भौ भौ खौ खौ 1975, लाख की नाक 1979, अनाप शनाप हाथी की पौं। इन्होंने कुछ ग्रंथ का संपादन कार्य भी किया था, जैसे शमशेर मलैज के साथ 1971, अंधेरों का हिसाब 1981, नेपाली कविताएं 1982। इन्होंने जब बाल पत्रिकाओं पे काम करना प्रारंभ किया, इन्होंने बाल नाटक भी कुछ लिखे, जैसे होरी धूम मचयो रे, नृत्य नाट्य है ये। रूपमती बाज बहादुर नृत्य नाट्य है। सावन घन आए नृत्य नाट्य है। रक्षाबंधन नृत्य नाट्य है। इन्होंने कुछ रचनाओं का रेडियो रूपक भी किया। तो पीली पंक्तियां, चांदी का वर्क, दो चीनी औरतें, यहां हम एक हैं, बर्फ ने कहा, धनिया, 5 मिनट का नाटक, रामकृष्ण परमहंस। इनका कुछ एकांकी संग्रह भी देखने को हमें मिलता है, जैसे बुद्ध की करुणा, सत्यवादी गौरव। बुद्ध की करुणा एक बार पीवाईक्यू में पूछा गया। इनको कुछ पुरस्कार भी प्राप्त हुआ था, इन्होंने इतने अच्छे अच्छे काम किए तो इनको कुछ पुरस्कारों से सम्मानित भी किया था। तो इनके जो खूंटियों पर टंगे लोग के लिए 1983 में, कब 1983 में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था, इसको याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब नाटक से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें देखेंगे, फिर हम लोग नाटक पे चले आएंगे। तो नाटक से संबंधित महत्वपूर्ण बातें कौन सी हैं? सन 1974 में प्रकाशित सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की यह बकरी नाटक लेखन के हिसाब से पहला और प्रकाशन के हिसाब से दूसरा नाटक ठहरता है। बकरी नाटक की प्रथम स्तुति जन नाट्य मंच द्वारा त्रिवेणी कला संगम नई दिल्ली के उद्यान रंगशाला में 13 जुलाई सन 1974 को हुई। सक्सेना जी की इस नाटक लेखन के पीछे इब्राहिम अलकाजी के साथ हुई बातचीत हिंदी में आम आदमी का समसामयिक नाटक नहीं की प्रेरणा मानते हैं। देखिए, क्या इस बात को थोड़ा सा पुनः अच्छे से समझिएगा, क्या कहा जा रहा है। सक्सेना जी के, माफी चाहेंगे, सक्सेना जी के इस नाटक लेखन के पीछे इब्राहिम अलका जी के साथ हुई बातचीत, यानी कि नाटक जो लिखा गया वो इब्राहिम अलका जी के कहीं ना कहीं बातों के प्रभाव से इन्होंने लिखा, उनके प्रेरणा स्रोत भी आप कह सकते हैं। इसके साथ हुई बातचीत का टॉपिक क्या था? हिंदी में आम आदमी के सामयिक नाटक नहीं है कि प्रेरणा मानते हैं। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना बकरी नाटक की भूमिका में नाटक लेखन के उद्देश्य को स्पष्ट करते हुए कहते हैं, नाटक न लिखा जाता यदि हिंदी में कोई ऐसा नाटक होता जिसमें जन चेतना को लोक भाषा और लोक रूपों के माध्यम से सामाजिक अन्याय के साथ जोड़ने का एक नया
व्याकरण देखने को मिलता है। यदि हिंदी के तथाकथित श्रेष्ठ नाटक बड़े अपेक्षागृहों, भारी तामझाम और विद्वत प्रेक्षक समाज के मोहताज न होते, यदि हिंदी के नाटककार यश प्रार्थी न होकर आम आदमी की पीड़ा आम आदमी की जबान में आम आदमी के बीच ले जाना हिंदी रंगमंच के लिए आज अनिवार्य मानते। यह बात सर्वेश्वर दयाल सक्सेना स्वयं कह रहे हैं। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना बकरी नाटक के उद्देश्य को स्पष्ट करते हुए नाटक की भूमिका में कहते हैं, यह नाटक जितना ही गांव, कस्बों, मजदूर बस्तियों और स्कूल कॉलेज में खेला जाएगा उतना ही उसका उद्देश्य पूरा होगा। बकरी नाटक में कुल 15 पात्र हैं। पात्र को हम एक बार पुनः देखेंगे नाटक पढ़ने के दौरान, लेकिन यहाँ भी एक बार हम लोग देखते हैं। नट नटी जो हमेशा बीच बीच में व्याख्यान देते रहते हैं कि ऐसा नहीं ऐसा, ये सकारात्मक राष्ट्र प्रेमी की बातें करते रहते। भिस्ती, दुर्जन सिंह, करमवीर, यह देखिए दुर्जन सिंह जिनकी बकरी रहती है, दुर्जन सिंह, करमवीर, सत्यवीर, यह तीनों क्या एक साथी हैं जो कि बाद में एक राजनेता बन जाते हैं। तीनों लगभग चल करके एक बिजनेस बन जाता है और तीनों जेल के छठे गुंडे होते हैं, बदमाश भी कह सकते हैं। सिपाही, विपत्ति, युवक, काका, काकी, चाचा, राम और एक ग्रामीण, दूसरा ग्रामीण होता है। नाटक की कथा वस्तु 2 अंकों में है। नाटक की कथा वस्तु कितने अंकों में है? तो 2 अंकों में है तथा प्रत्येक अंक में 3-3 दृश्य हैं। प्रत्येक दृश्य के बाद नट गायन की योजना है। अब नाटक के विषय में यज्ञ कुछ बातें कहते हैं। यज्ञ के अज्ञ जो है सच्चिदानंद हीरानंद वात्सन अज्ञ क्या कहते हैं? समकालीन कवि सत्य और यथार्थ का जो नए कवि सफल और सबल हाथों से पकड़ सके हैं। क्या कह रहे हैं? समकालीन कवि सत्य और यथार्थ का जो नए कवि सफल और सबल हाथों से पकड़ सके हैं, जो सच्चे अर्थ में समकालीन जीवन के संपृक्त हैं, उनमें सर्वेश्वर का विशेष स्थान है। वह मूल गुण जो कवि को कवि बनाता है और जो कवि को रवि दृष्टि से अधिक गहरे पहुंचाता है, वह गुण इसमें है। अभी तक हम लोग देख लिए कि कौन कौन सी बातें महत्वपूर्ण थी बकरी नाटक के संबंध में। अब हम लोग चलेंगे बकरी नाटक पे। बकरी नाटक से संबंधित जुड़ी सभी बातों को देख लिया। हम लोग चलेंगे बकरी नाटक पे। जब आप बकरी नाटक पढ़ने जाएंगे, नाटक को देखेंगे, तो यहाँ नहीं दिया हुआ, मैं आपको दिखाऊंगा। बकरी नाटक के पीछे बहुत सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की प्रमुख रचनाएं दी हुई है और पहला फ्रंट पेज कैसा होता है। चलिए, नाटक का प्रकाशनोद्देश्य घटना, प्रकाशनोद्घटना यानी प्रकाशन की घटना क्या है कि अवसर पर जन नाट्य मंच द्वारा 13 जुलाई 1974 को त्रिवेणी कला संगम नई दिल्ली के उद्यान रंगशाला में आयोजित प्रथम स्तुति पात्रों की भूमिका सहित परिचय। यानी कि यह कहाँ सबसे पहले मंचन किया गया था? जन नाट्य मंच द्वारा 13 जुलाई 1974 को कहाँ? त्रिवेणी कला संगम में नई दिल्ली। यह हम देख चुके हैं। नट की भूमिका कौन कर रहे थे? प्रश्न यहां से भी कभी कभार पूछे जा सकते हैं। अनिल कुमार। नटी की भूमिका कौन कर रहे थे? कविता नागपाल। भिस्ती का भूमिका भी अनिल कुमार कर रहे थे। दुर्जन सिंह का पंकज कपूर। कर्मवीर का राकेश सक्सेना और सत्यवीर का मनीष मनोजा और सिपाही का सुभाष त्यागी। विप्ती दो हैं सोहला हाशमी आतिक बख्त और युवक का सफदर हाशमी और ग्रामीण जन कुछ है। काका का अरुण शर्मा, काकी का अतिया बख्श, सहला हाशमी, चाचा का देवाशीष घोष और राम का ब्रिज सोनक। एक ग्रामीण दीपक चंद और दूसरा ग्रामीण है उम्मेद सिंह। निर्देशक इसके थे कविता नागपाल। संगीत थे मोहन उप्रेती और नृत्य रंगमंच संरचना कौन थे? भागवती चरण शर्मा। एक चीज याद रखिए, यहाँ भागवती चरण शर्मा है
और चित्रलेखा के एक लेखक है 1934 में जिसका प्रकाशन हुआ। उनके लेखक कौन है? तो भागवती चरण वर्मा। चलिए अब हम लोग नाटक की ओर बढ़ते हैं और पहले भूमिका दृश्य कैसा है, भूमिका को हम लोग देखेंगे। नट जो है वो विद्रोही है, उसे मंगलाचारण पर यकीन नहीं। सारी मंडली मंगलाचारण गान शुरू करती है, नट चुप रहता है। नटी की आंखें तरे रने पर वह गाता है, पर उसे राजनीतिक संदर्भ से जोड़ दिया जाता है, जोड़ देता है। गायन शैली इसकी कैसी है? नौटंकी है। गायन शैली इसकी कैसी है? नौटंकी है। नटी संवेद दोहा से शुरू होता है। सदा भवानी दाहिनी सम्मुख रहे गणेश, पांच देव रक्षा करे ब्रह्मा विष्णु महेश। नट कहते पांच देव सम पांच दल, लगी ढोंग की रेस, जिनके कारण हो गया देश आज प्रदेश। नटी संवेद चौबोल, करू स्वांग प्रारंभ असुरों हमको मातु तुम्हारो, मछधारों के बीच भंवर में डोंगा पड़ो हमारो। नट कहता अनल कंठ में भारी शकल कायरता जड़ता जारो, जनमन संचय हरो दैन्य दानव दुर्दिन सहरो। दौड़ मुक्ति को ही अभिलाषा, जगे समता की भाषा। नटी तुम्हारे पद सिरनाऊं, अभिनव रूप नाट्य के तेरे चरणन फूल चढ़ाऊं। बहरे तब्बिल ऐसे नाटक तू हमसे कराए हैं क्या, जिसमें आती कहीं तुक नजर ही नहीं। रूप के सूप में बात उड़ जाए, सत्य क्या है इसकी खबर ही नहीं। नटी नाराज होकर सत्य क्या है सत्य? नट नहीं जानती। तब तो व्यंग से देखता और हाथ जोड़कर गाता है। साथ सभी गाते हैं, नटी को छोड़कर वंदना शुरू होता है संकट मोचू बना दे हमें घोंचू, अपना सिर नोचू ना उसका मुंह नोचू। है संकट मोचू किसकी रसोई में किसका कलेजा, कौन पकाए कुछ भी न सोचू। है संकट मोचू हो जड़ भरत हमारे श्रोता, दर्द न छल के जितना खरोचू। है संकट मोचू। नटी वैसे ही नाटक खेलना मुश्किल होता जा रहा है, ऐसे गीत गाकर क्या हमारी मंच से ही छुट्टी कराओगे? नट नहीं भवानी, यह तो वंदना थी, मंगलाचारण। आम आदमी की हालत देखते हुए आम आदमी की ओर से बात काटकर आम आदमी को गोली मारो, आम आदमी को मारो गोली। जरा यहाँ के दर्शकों का भी ख्याल करो। बड़े शहर के सभी पढ़े लिखे समझदार लोग हैं, एक से एक अच्छे नाटक देखने के आदि। कुछ गठी हुई चीज पेश करनी चाहिए। गठी हुई चीज समझा नहीं, मतलब कहीं खरी सही बात दबा छिपा कर कहने से तो फिर चुप हो जाता। कह के हाँ हाँ हाँ, नटी कहता हाँ हाँ हाँ, यही मतलब है। इसकी भाषा में इसके लिए वह गाया, इसकी भाषा में इसके लिए वह क्या शब्द, कलात्मक सुरुचि संपन्न। कलात्मक यानी डब्बे में डब्बा। नटी चिढ़कर हाँ डब्बे में डब्बा। नट गाकर डब्बे में डब्बा, उसमें मुरब्बा, फिर भी है चींटी या मेरा अब्बा। नटी झुंझलाकर यह मजाक नहीं है, भला सच्ची बात कहे कौन मना करे, कौन मना करता। पर जरा जुबान संभाल कर, मुंह फट होकर नहीं, गवारों की तरह। नट फिर हम गवारों के बीच जाते हैं, गवई गांव में। यहां नहीं होगा हमसे नाटक, जाने लगता है। नटी पकड़कर क्यों शाम चौपट कर रहे हो, इतने भले मानस आए हैं, कुछ तो ख्याल करो। नट मुझसे नहीं होगा। नट होगा, क्यों नहीं होगा? नट मुझे डर लगने लगा है। किससे? तुम्हारे दर्शकों से, तुमसे। मुझसे
दर्शकों से? हाँ, तुम लोग लगता है सरकारी आदमी हो। झूठ। मैं केवल नटी हूं और दर्शक केवल दर्शक। वे अच्छा नाटक देखना चाहते हैं, हम अच्छा नाटक खेलना चाहते हैं, इसीलिए तुम्हें खींच लाए हूं। बहुत कविता रचते थे, अब जरा मंच पर आओ। यानी नाटक का जो सजा सजाया थाल चला आ रहा है उसमें थोड़ी चटनी रख दे बस। अरे बाबा, फार्म फार्म में थोड़ा बदला, सभी बड़े नाटककार यहाँ करते हैं। समझा? समझा? यह मुझसे नहीं होगा। नटी रूठती हुई, जो मेरी तरह नौ नटपटनी। नट, कैसी बनाई चटनी? फिर युगल गीत होता है। जा मेरी तेरी न पटनी, कैसी बनाई चटनी, गाल बजाया पेट बजाया जब से हुई छटनी, जा मेरी ना पटनी। कैसी अमीरी कैसी गरीबी प्यार लगे नटनी, जा जा मेरी तेरी न पटनी। थोड़ा थोड़ी दिलासा बाकी निराशा, सारी उम्र खटनी, जो मेरी तेरी ना पटनी। लोकतंत्र की ले पुत्रिया, लोकतंत्र की लेके पुत्रिया भाग गई जटनी, जा मेरी तेरी ना पटनी। हिंसा तेरी अहिंसा मेरी, रस्सी है बटनी, जा मेरी तेरी ना पटनी। दोनों अलग अलग और मिलकर भी गाते हैं। नटी गाने का भाव दिखा नाचती है, नट गाते चुप हो जाता है। नटी, चुप क्यों हो गए? बात फिर वहीं चली जाती है, मुझसे नाटक नहीं बनेगा। नटी, नौ सही, कुछ तो बनेगा। दर्शक से, माफ कीजिएगा, बड़ा सिरफिरा आदमी है, इसका कोई ठीक नहीं, सीधे चल देगा। अब आप सब आ ही गए हैं, जैसा भी हो जो भी हो देख कर जाइए। हमने तो सोचा था कि कवि है जो नाटक लिख लेगा। क्या समझावन बुझावन हो रहा है? नटी, कुछ नहीं, दर्शकों को मजा आ रहा है, शुरू करो। नट, तुम इतना मटक रही हो तो क्यों नहीं मजा आएगा? नटी, है इसी से तो बक्सा ऑफिस बनता है, शुरू करो। नट, अच्छी बात है, तो एक मशक ला दो। नटी, मशक? नट, हाँ, हैरत से। नटी फिर हैरत से, मशक? नट चिढ़कर, हाँ मशक, मरी हुई बकरी की खाल जिसमें पानी भरकर। हाँ हाँ। नटी, हाँ समझ गई समझ गई। नट का मुंह देखती धीरे धीरे प्रस्थान करती है और यहां से नाटक प्रारंभ होता है। पहला अंक, पहला दृश्य। एक भिस्ती मशक लादे सड़क खिंचता गा रहा है। बकरी को क्या पता था मशक बन के रहेगी, पानी भरेंगे लोग और वह कुछ न कहेगी। जा जा के सींच आएगी, हर एक की क्यारी मर के भी बुझाएगी वह प्यास तुम्हारी। मंच के कोने में खड़े 3 डाकू जैसे दिखने वाले खूंखार आदमी उसका गाना ध्यान से सुनते हैं और कुछ सोचते हैं। भिस्ती के प्रस्थान करते हुए एक दूसरे के कान में कुछ कहते हैं और गाने लगते हैं। मुझे मिल गई रे, मुझे मिल गई रे, मिल गई रे, मुझे मिल गई रे। एक सिपाही का प्रवेश होता है। सिपाही, क्या मिल गया ठाकुर? तीनों मग्न होकर गाते हैं। सिपाही हैरत से, ऐसा क्या मिल गया भाई, हम भी जाने। तीनों गाने में पुनः मग्न रहता है। सिपाही, क्या हूर की परी मिल गई? तीनों नहीं, फिर गाते हैं। सिपाही, बड़ा माल हाथ लगा क्या? तीनों नहीं सिपाही साहब। सिपाही, राजा नवाब सेठ साहूकार फंस गया? तीनों फिर कहता है नहीं। सिपाही, सोना चांदी की खान मिल गई? तीनों, सोना भी मिल गया, चांदी भी मिल गया, राजा भी मिल गया, बांदी भी मिल गई। मिल गई रे, मुझे मिल गई रे। सिपाही, ताज्जुब है,
अरे कोई नया डाका डाला है क्या? दुर्जन सिंह, होश में बात करो दीवान जी, अब हम डाकू नहीं शरीफ आदमी हैं तीनों। और क्या? सिपाही, शरीफ आदमी? रोने लगता है। हाय, अब मेरा क्या होगा, मेरा क्या होगा दुर्जन सिंह। फिर तीनों गाने लगते हैं। तीनों, कुर्सी भी मिल गई, सेवा भी मिल गई, माधव भी मिल गया, मेवा भी मिल गई, मिल गई मिल गई मिल गई रे, मुझे मिल गई मिल गई मिल गई रे। सिपाही रोता रहता है। मेरा क्या होगा, हाय मेरा क्या होगा दुर्जन सिंह। दुर्जन, वही जो हमारा होगा। सिपाही, यानी? मजे, मूंछों पर ताव देते हुए, मजे, खूब मजे। सिपाही, मजे? दुर्जन, हाँ मजे। एक्चुअली घटनाएं यह होती है कि दुर्जन सिंह और तीनों जो रहते हैं वो छटे हुए गुंडे रहते हैं, और तीनों जो है वह जेल से छूट करके आता है। और जेल से छूटने के बाद वह देखता कि एक भिश्ती जो है वह मशक ले आ रहा हो, तो उस मशक को देखते ही इसके दिमाग में एक आइडिया खटकता है, और उसी आइडिया के दम पे ये लोग कह रहे हैं कि मिल गई मिल गई मिल गई रे, माधव भी मिल गया, कृष्ण भी मिल गया, सब कुछ, कुर्सी भी मिल गया, मेवा भी मिल गया। ऐसा क्यों? क्योंकि कहानी का जो सार है वो एक बकरी होती है जिसको कहते हैं गांधी जी की बकरी है, और यह जो है वह इनके बुद्धि खाती है और इनके पास बुद्धि है, गांधी जी की बकरी है। ऐसे करके वह एक जबरदस्ती महिला के पास से बकरी ले जाता है और उससे पूजा पाठ करने लगता है, और जो भी चंदा उससे चढ़ावा के रूप में पैसे मिलते हैं उससे वह चुनाव लड़ता है, और चुनाव लड़ने के बाद फिर क्या करते हैं वो लोग, राज करने लगते हैं। तो वही कहती हैं कि जो आइडिया ये जो रहता है, बकरी का जो आइडिया आता है, तो उसी आइडिया के दम पे ये लोग बात कह रहे हैं कि मिल गई मिल गई मिल गई रे, मेवा भी मिल गया, माधव भी मिल गया, और कुर्सी भी मिल गई। और दुर्जन सिंह वही रहता है, सिपाही रहता है, जो बाद में इन लोग को सपोर्ट करते करते करते, सहयोग करते करते वह खुद एक एसपी बन बैठता है। दुर्जन सिंह कहते हैं, हाँ मजे, सुबह और शाम बोलेगा मजा तुमसे ये मिमिया कर, हमारी गली से दीवान जी जान न तुम आकर, है ऐसा क्या मेरी सोहबत में, है ऐसा क्या मेरी सोहबत में जो तुम पा नहीं सकते, छुड़ाकर हाथ दामन से हमारा जो नहीं सकते। सिपाही रिड़ियाकर, साफ साफ बताओ दुर्जन सिंह, मेरी कुछ समझ में नहीं आती। इनके जितने पात्र भी क्रम से आ रहे हैं थोड़ा याद रखिए, कम से कम 10 पात्रों तक याद रखिए, क्योंकि पात्रों का क्रम भी कई बार पूछ दिया जाता है। दुकान, ये समझ की 9 बातें हैं 9 समझाने की, उठो आवाज सुनो बकरी के मिमियाने की, उसकी आवाज के जादू को जरा पहचानो, सिर झुकाओ चलो मिट्टी को भी सोना बनाओ। यह बात कौन कहते हैं? दुर्जन सिंह। देखिए, क्योंकि हर एक बिंदु यहाँ महत्वपूर्ण है, क्योंकि प्रश्न इंपॉर्टेंट यहाँ सभी हैं, इसलिए मैं ये नहीं कह सकता ये इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि प्रश्न कहीं से भी कुछ भी पूछ दिया जाता है। तो ये कह रहे हैं, ये समझने की 9 बात है 9 समझाने की, उठो आवाज सुनो बकरी के मिमियाने की, उसकी आवाज के जादू को जरा पहचानो, सिर झुकाओ चलो मिट्टी को, और मिट्टी को भी सोना बनाओ। तीनों, मुझे मिल गई रे मिल गई मिल गई रे मिल गई। सिपाही रूठ कर बैठ जाता है, जाओ। दुर्जन सिंह, दीवान जी इस तरह मत बैठो, तुम भी हमारे साथ नाचो गाओ। सिपाही, मैं समझ गया, अब तुम लोग हमें अपना नहीं मानते। दुर्जन, यह कैसे हो सकता है दीवान जी, तुम तब भी हमारे थे और अब भी हमारे हो, तेरी कृपा के बिना हे प्रभु मंगल मूल पत्ता का पत्ता तक हिलता नहीं, फंसे न कोई फूल। क्या कहते हैं? तेरी कृपा के बिना हे प्रभु मंगल मूल पत्ता तक हिलता नहीं, फंसे न कोई फूल। सिपाही, बातें मत बनाओ, साफ साफ बताओ क्या मिल गई। दोनों सिपाही दोनों साथियों से, बता दें कर्मवीर, बता दो। दुर्जन, सच बता दें सत्यवीर, सत्य बता दें दीवान जी, आपने ही आदमी हैं। दुर्जन,
तो सुनो दीवान जी। सिपाही, हाँ, बहुत सुंदर, बहुत नेक, बहुत अच्छी। रुक कर, एक तकरीब मिला है। क्या एक तरकीब मिल गई? दोनों, नायब तरकीब। सिपाही फिर रोने लगता, हाय, उससे क्या होगा? इससे तो लूट पाट करते थे, वही भला था। क्योंकि इसके बदले में जो सिपाही का कमीशन एक्स्ट्रा मिलता था, वही तो इसका प्रॉफिट था। वो चीज का बंद हो जाएगा, इसलिए कह रहे हैं जो लूट पाट करते थे वही अच्छा था। तीनों, उसी से उसी से सब कुछ होगा दीवान जी। दुर्जन, हम मालामाल होंगे। सत्यवीर, हमारी इज्जत होगी। देखिए, एक बात यह समझिए, कथन यहाँ से भी पूछा सकता, हम मालामाल होंगे, यह बात कौन कहता है? दुर्जन सिंह। हमारी इज्जत होगी, सत्यवीर कहता। कर्मवीर, जनता हमारे इशारों पर नाचेगी। सिपाही उछलकर, मालामाल होंगे? तीनों, शर्तिया मालामाल होंगे। सिपाही, तब बताओ तरकीब क्या है? दुर्जन, पहले एक बकरी ले आओ। सिपाही, बकरी? दुर्जन, हाँ बकरी, हाँ बकरी। सिपाही, पर जो भी, दुर्जन, जो भी, जहां भी, जैसे भी मिले। मतलब वो बकरी, सिपाही को बकरी लाने के लिए भेज देते हैं, तो वह कहते हैं जो भी जैसा भी बकरी मिले एक बकरी ले आओ। सिपाही प्रस्थान करता, भिस्ती का भी मशक लिए पानी छिड़काते गाता गाते प्रवेश होता है। मतलब सिपाही प्रस्थान होता, सिपाही चले जाता है। अब भिस्ती का फिर से मशक लिए पानी छिड़कते हुए गाते प्रवेश करते हैं। भिस्ती, बकरी को क्या पता था मशक बन के रहेगी, जन्नत वो बख्श करके भी खुद नर्क रहेगी। चुटकी में दूसरों के उसका आब रहेगा, कल खून बहाया था आज पानी बहेगा। भिस्ती का गाते हुए प्रस्थान, दूसरी ओर से सिपाही का बकरी लिए हुए प्रवेश करते हैं। दुर्जन, शाबाश, यह हुई ना बात। अब बताइए दीवान जी, यह क्या है? सिपाही, बकरी। किसकी बकरी? सिपाही, गांव के हरिजन की बकरी। एक्चुअली में रहता किसका? किसी गांव के हरिजन महिला या व्यक्ति का रहता है। लेकिन दुर्जन, फिर वह दुर्जन सिंह कहता है, नहीं, बिल्कुल गलत। सिपाही, फिर यह गांधी जी की बकरी है। यह सबसे पहले कौन कहता है यह गांधी जी की बकरी है? तो यह बात दुर्जन सिंह कहता है कि यह गांधी जी की बकरी है। सिपाही, गांधी जी की? दुर्जन, हाँ हाँ, महात्मा गांधी की, मोहनदास करमचंद्र गांधी की। अच्छा बताओ यह क्या देती है? सिपाही, दूध। दुर्जन सिंह, नहीं, कुर्सी, धन, प्रतिष्ठा। कुछ रुक कर, अच्छा बताओ क्या खाती है? सिपाही, घास। नहीं, बुद्धि, बहादुरी, विवेक। यह गांधी जी की बकरी है। यानी कि वह बकरी को क्या कह रहा है कि जब वह घास नहीं खाती है, बुद्धि, विवेक और बहादुरी खाती है और देती धन, दौलत, प्रतिष्ठा, सम्मान, यह सब कौन बकरी देती है? दूध नहीं देती है। दोनों नाचते और गाते हैं। उह करी ना आह करी, गांधी जी की बकरी। हर किला फतह करी, गांधी जी की बकरी। शत्रु को जिबह करी, गांधी जी की बकरी। यह कौन दोनों गाता है? दुर्जन सिंह, दीवान जी, ऐलान कर दो, हमें गांधी जी की बकरी मिल गई है। लोग दर्शन करने आए पर खाली हाथ न आए। फिर से यानी कहने के मतलब कि उन्हें बाह्य आडंबर का धंधा उन्होंने शुरू कर दिया और बकरी को गांधी जी की बकरी घोषित कर दिया। और सिपाही जबरदस्ती धमका के जिनकी बकरी थी जबरदस्ती उठा के ले आए। और वह बकरी जिनका था बेचारी, वह ये 2 टाइम का उससे दूध लेकर के अपने बच्चे का जीवन पालन पोषण करती थी। उनको यह जबरदस्ती डांट के, धमका के, डरा करके बकरी ले आते हैं और कहते हैं कि बकरी यह गांधी जी की बकरी है, जो भी दर्शन करने आए खाली हाथ न आए, कुछ न कुछ लेकर के आए। दोनों साथ में कुछ लाएं, धन दौलत, रुपया, पैसा। सिपाही, पर लोग मानेंगे कैसे यह कि गांधी जी की बकरी है? दोनों, हम मनाएंगे तो लोग भी मानेंगे। अपना मन चंगा तो कठौती में गंगा। दुर्जन, यूं समझो दीवान जी कि इस बकरी की माँ की माँ की माँ, माँ की माँ की माँ की माँ की माँ की माँ, माँ 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 की माँ की माँ, गांधी जी माँ गांधी जी के पास थी। सिपाही उछलकर, समझ गया, जब कुत्तों का खानदान होता है तो बकरी का क्यों नहीं हो सकता? देख रहे हैं कितनी बड़ी बात कह रहे हैं, जब कुत्तों का खानदान होता है तो बकरी की खानदान क्यों नहीं हो सकता?
यह हुई ना समझदारी की बात दुर्जन सिंह। दीवान जी, यह गांधी जी की बकरी है, इसकी हम प्रतिष्ठा करेंगे। तीनों मिलकर एक मंडप बनाते हैं। सामना दीवान जी लेते हैं, सामान दीवान जी लाते हैं, बकरी के गले में फूल माला पहनाते हैं और उसे मंडप में प्रतिष्ठित करते हैं। मंडप पर एक साइन बोर्ड लगा देते हैं, लोक सेवा सदन। साइन बोर्ड का नाम क्या है यह भी पूछा जा सकता है, लोक सेवा सदन, इसको याद रखिएगा। और साथ में गाते हैं गायन। क्या गायन गाते हैं? सोने की छत हो चांदी के खंबे, जय जगदम्बे जय जगदम्बे, सो प्रभु जी तान के लंबे, जय जगदम्बे जय जगदम्बे, चाहे हो दिल्ली चाहे हो बम्बे, जय जगदम्बे जय जगदम्बे। दुर्जन, दीवान जी, अब हम जाते हैं, आप बकरी के पास किसी को फटकने न दो। कोई पूछे बोलो यह गांधी जी की बकरी है, हर सवाल का हल इसके पास है। दोनों पर जो खाली हाथ आए दुर्जन वह वापस जाए। तीनों जाते हैं, सिपाही अकेले रह जाता है, डंडा उठाकर गाता है डंडा गीत। डंडा गीत पूछा भी गया है पीवाईक्यू में, इसको याद रखिएगा। डंडा ऊंचा रहे हमारा सबसे प्यारा सबसे न्यारा, डंडा ऊंचा रहे हमारा, सुख सुविधा सरसाने वाला, शक्ति सुधा बरसाने वाला, प्रभुता सत्ता का रखवारा, डंडा ऊंचा रहे हमारा। इस डंडे को लेकर निर्दय हो स्वतंत्र हमें विचारे निर्भय, बोलो शक्ति प्रदाता की जय, दिन दुखी का ताड़ नहारा, डंडा ऊंचा रहे हमारा। एक डंडा वाला गीत याद रखिएगा, कौन गाता? सिपाही आता है। एक गरीब औरत का प्रवेश होता, उर्र उर्र उर्र, अरे मिल गई हुजूर, ये बकरी हमार है, यहाँ कौन बांध लावा? सिपाही, बकवास बंद करो, यह गांधी जी की बकरी है। नहीं हुजूर, हम पाला पोषा है, ये हमार है। सिपाही, तेरा दिमाग फिर गया है? तू इसको मामूली बकरी समझती है? यह गांधी महात्मा की बकरी है। यहां से दफा हो, वरना इस बकरी को बिना खाना पीना दिए कमजोर कर मार डालने की साजिश पर भारत सुरक्षा कानून के अंतर्गत, क्या भारत सुरक्षा कानून के अंतर्गत तू हवालात की हवा खाएगी। इस बकरी की जो हालात तूने कर रखी है वह कितना बड़ा जुर्म है जानती है तू? औरत, पर हुजूर अभी तो हमारे घर पर रही, हम खिलाया पिलाया के। क्या खिलाया पिलाया इसको? औरत, आज पीपल का पत्ता छोटा लरीका। सिपाही कड़क कर, पीपल का पत्ता? गांधी जी की बकरी पीपल का पत्ता खाती थी? फल खाती है, फल। यह देखो क्या देख रही, यह देख क्या देख रही है। कुछ केले के छिलके उठाकर दिखाता है। औरत घबरा कर कांपने लगती, पर हुजूर। सिपाही, जानती है कितने की बकरी है? औरत, जमींदार साहब 20 रुपए देत रहें, हम ना ही दिया। हमको बच्चों को जान से प्यारी है, हम गरीब आदमी है, दुई बखत दूध देत है जिसे पी कर हमार बचवा सो जात है। सिपाही कड़क कर, 20 रुपए? यह 55 करोड़ की बकरी है, भाग जा यहां से, नेता लोग आ रहे हैं। तीनों नेताओं के पोशाक पहने, टोपी लगाए, औरत के देखकर चारों पंक्तियां खड़े होकर गाने लगते पूजा गीत। तन मन धन उन्नायक जय है, जय जय बकरी माता, अन्याय अहिंसा दंभ क्रूरता, भूल करे मन चंगा, ABBCDEFGH का ख ग घ अंगा, दुर्जन सिंह आए सब तेरे गुण गाए, है त्राता दुखदाता, जय हो जय है जय है जय है जय जय जय। दुर्जन, भाइयों यह हमारा सौभाग्य है कि हमें गांधी जी की बकरी मिल गई। कुछ मिलना कुछ खोना भी होता है, हम जितना खोने को तैयार रहते उससे पता चलता है कि हम कितने पाना चाहते हैं। इस बकरी ने हमेशा दिया है, आपको आज़ादी दी, एकता दी, प्रेम दिया, आज भी कुछ देने को मंतजीर हैं। आप लोग भूल गए हैं क्योंकि आप देना भूल गए हैं। करमवीर, आप
जितना आप इसे देंगे उतना ही आपको देगी। ऐसे कुछ भी नहीं है जो इसके पास न हो, लेकिन जब सवाल मर चुके हों तो जवाब कहाँ से मिलेगा। पेट भी वही बजा सकता है जिसकी आत्मा में जान हो। सत्यवीर, जिसकी आत्मा कमजोर हो, जिसे लालच स्वार्थ ने घेर रखा हो, वह इस बकरी से क्या पाएगा। भगवान के पास खाली हाथ न जाए कि मतलब यही है, जो फूल लेकर जाता है वह स्वर्ग लेकर लौटता है। इसलिए श्रद्धा देना जानती है, आप इस बकरी को जितना दें उतना कम है। गांधी जी की तीनों कहता है, गांधी जी की बकरी जय, गांधी जी की बकरी जय। सिपाही औरत से बोलती क्यों नहीं। आज की क्लास यहीं रहने देते हैं। आगे की क्लास हम लोग अगले दिन देखेंगे। बकरी का नाटक खत्म होने के बाद हम लोग आधे अधूरे नाटक देखेंगे। आधे अधूरे के बाद हमारा 2-3 नाटक बचा। नाटक जैसे खत्म हो जाएगा हम लोग उपन्यास की क्लास प्रारंभ करेंगे। आप लोग को क्लास कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। जय हिंद।